पढ़ाई का विषय है इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, पारिस्थितिक अनुकूलन। सजीव जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में रहने के लिए विशेष क्षमता पाई जाती है और उसी क्षमता के कारण वो जीव उस वातावरण में अपने आप को अनुकूल बना लेता है, समायोजित कर लेता है, एडेप्ट हो जाता है। जीवों की इसी क्षमता को पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं। जैसे मछलियां जल में रहने के लिए अनुकूलित है, उसमें जल में रहने लायक अनुकूलन पाए जाते हैं। मरुस्थलीय पौधे, जलीय पौधे में विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। देख लीजिए मछलियां गलफड़े से सांस ले लेती है जल में घुले ऑक्सीजन को। पक्ष है तैरने के लिए, स्विम ब्लाडर इसके अंदर पाया जाता है जो इसको तैरने में, इससे इसकी उत्प्लावकता को बढ़ाता है। शरीर नौकाकार होता है, धारा रेखीय होता है। शरीर पर श्लेष्मा पाई जाती है। ये सब मछली को जल में रहने के लिए अनुकूलित करती है, यानी ये मछली का अनुकूलन हो गया। अलग से हट करके यहीं से सवाल पूछ देता कभी लघुत्तरीय में कि मछली के 2 अनुकूलन लिखें, तो आप यहाँ से उठा कर लिख लेंगे। जलीय पौधों के अनुकूलन, उसके जो स्टेम होते हैं या लीफ होते हैं उस पर क्यूटिकल का परत पाया जाता है, क्यूटिकल का लेयर है जो उसको सड़ने से बचाता है। जड़ तत्व कम विकसित होता है इसलिए भारी नहीं होता। यांत्रिक ऊतक का अभाव होता है, मैकेनिकल टिश्यू कम पाए जाते हैं। और शरीर पर श्लेष्मा म्यूकस पाया जाता है जो इसको सड़ने नहीं देता। ये सब एग्जाम्पल में आया अनुकूलन, यानी जीवों में पाए जाने वाले वह विशिष्ट लक्षण जो किसी जीव को किसी विशिष्ट परिस्थिति में रहने के लायक बनाता है, उसी को अनुकूलन या इकोलॉजिकल एडेप्टेशन या पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं। हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं को? कोई सवाल पूछना है तो खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। सर श्लेष्मा मतलब क्या होता है? श्लेष्मा भी बहुत चिपचिपा चिकना पदार्थ होता है जो शरीर के ऊपर, मछली को छूते हैं तो चिकना लगता है ना। श्लेष्मा एक पदार्थ है जो जीवों के शरीर के बाहरी स्तर पर पाए जाने पर वो पानी से उसको सड़ने नहीं देता है। वो पौधा में भी और जंतुओं में भी, जलीय जंतुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है, पौधों में भी। अंग्रेजी में म्यूकस कहते हैं उसको, श्लेष्मा। और किसी को कोई सवाल पूछना है? ओके, नेक्स्ट। अगला प्रश्न को हम लोग डील कर रहे हैं अब, सूक्ष्म आवास। हम लोग जिस घर में रहे वो भी आवास है, वन भी एक आवास है, रेगिस्तान भी आवास है, लेकिन इससे हट के हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो हैबिटेट, सूक्ष्म आवास। किसी आवास का वह छोटा से छोटा खंड यानी उपविभाग जिसमें विभिन्न पर्यावरणीय दशाएं होती है, सारा चीज उसमें मौजूद होता है और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म आवास कहलाते। जैसे वन के अंदर एक तालाब है तो सूक्ष्म आवास है, तालाब के अंदर जो कीचड़ है वो भी सूक्ष्म आवास है, गोबर की एक ढेर रखी हुई है वो भी सूक्ष्म आवास है, क्योंकि उसमें सारी परिस्थितियां कीटों के लिए है, उसमें जीव अपना जीवन की सारी क्रियाओं को कर लेता है। लकड़ी का कुंदा रखे रखे उसमें देखिए कीट उसके अंदर रह करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। और बिल जिसमें चूहे रहते हैं, सांप रहते हैं, वो जो बिल है उसमें भी गुजर बसर करते हैं। तो इन सारे इस प्रकार के आवास को सूक्ष्म आवास कहते हैं, यानी आवास का वह छोटा से छोटा खंड, दूसरी भाषा में जिसमें जीव अपने जीवन के सारे क्रियाओं को करते हुए कुशलता पूर्वक गुजर बसर कर ले, सूक्ष्म आवास कहलाता है। यह आवास का एक छोटा सा खंड होता है। उदाहरण नीचे है,
ताव तलैया, कीचड़ युक्त ताल, गोबर की ढेर, लकड़ी का कुंदा, बिल इत्यादि। किन्हीं को कुछ पूछना है इसमें? जी सर। हाँ बोलिए, क्या पूछना है? सूक्ष्म आवाज एक बार फिर बताइए। गोबर का ढेर देखे हैं? जी उसमें देखे हैं कीट उठ को देखे, कीड़ा उड़ा गोबर के अंदर रहता है, जी सर। उसमें सांस भी ले लेता है, जनन भी उसी में करता है, गोबर के अंदर ही भोजन भी उसी में कर लेता है, तो उसका आवास है जी कि नहीं? तो आवास का जी वह छोटा से छोटा खंड है जिसमें जीव कुशलता पूर्वक जीवन यापन कर ले, सूक्ष्म आवास कहलाता है। लकड़ी का जी कुंदा में कीट अंदर गया, खर खर देखते, कभी कभी आपके खाट पलंग के लकड़ी में भी आ जाता है, तो वो उसी में अपना जी। जीवन यापन करता है, तो वो सूक्ष्म आवास का होता है। हाँ जी, आवास का एक छोटा भाग है, उप विभाग है, छोटा से छोटा खंड। जी। इसीलिए सूक्ष्म हो गया। हाँ जी, और किसी को? और किन्हीं को प्रॉब्लम पूछ सकते हो। अब आ गया, इस प्रकार के प्रश्न हर साल लगभग पूछ देते हैं, इस साल के प्रश्न को भी आप देखें, इसके बीते विगत वर्षों को भी आप देखेंगे। भारत में विकसित फसल और उनके किस्मों के नाम, कौन कौन उच्च उपजी किस्म, म्यूट कर लीजिए, जो अभी अनम्यूट हुए थे वो म्यूट हो जाइए। हाँ, कौन कौन सी भारत की हाई यील्डिंग वैरायटी है फसलों की, क्रॉप्स की, उच्च उपजी किस्म यानी विकसित फसल की किस्म, उसका नाम और किस नाम से वो जाना जा रहा है। पहला गेहूं, सोनालिका, सोना, हिमगिरी, कल्याण सोना। सोनालिका, सोना, हिमगिरी, कल्याण सोना। धान में पद्मा, RRB और IR8, मैं दो दो इसमें लिखा हूं, पद्मा, RRB, IR8। सरसों, क्रांति, RH30, पूसा गोल्ड, पूसा गौरव, ये सरसों की विकसित और उन्नत किस्म है। मक्का, गंगा 101, रंजीत, विक्रम, डेक्कन, ये सब जो हैं किस्में हैं वो मक्का की है। आप इसको नोट करके इसको स्मरण में करेंगे, थोड़ा याद कर लेंगे, एक दो बार दोहरा लेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, या कुछ है प्रॉब्लम तो बोलें। सर RRB का फुल फॉर्म? कुछ फॉर्म नहीं है, इसका नाम नहीं है, नाम रख दिया गया है, नाम इसी में। रखा गया है। कितना फुल फॉर्म कौन खोजता है? राष्ट्रीय हरियाणा 30 बोल दें, राष्ट्रीय रिजर्व बैंक बोल दें, सब गलत बात है। जो है उसको नोट कीजिए, इसमें पद्मा, नाम रखने में RRB। कोई लॉजिक नहीं रखा गया है कि किस कितना लिए ही रखा नाम गया दिया है। है किताब में, तो आप इतना ही लिख तो दो, RRB ये रखो। नाम है किसी का, ठीक है नाम ना? है, सिर्फ नाम है, ये ये कोई धान का एक मतलब किस्म धान है, का हाँ। किस्म है। जिसे बोलते हैं ना, आप सीता बोलते जी हैं, मंसूरी बोलते हैं, वैसी पद्मा बोलते हैं, जी। RRB बोलते हैं। ठीक है, ओके हाँ, नाम जी। को नाम में रहने दीजिए। Next. नेक्स्ट है एपोमिक्सिस, असंग जनन, हिंदी में कहते हैं इसको असंग जनन। अनेक जीवों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है और कुछ में अलैंगिक जनन होता है, लेकिन जब लैंगिक जनन की सामान्य विधि को रिप्लेस कर, यानी लैंगिक जनन के स्थान में अलैंगिक जनन अपना प्रभाव दिखाने लगता है, अर्थात गैमेट का फ्यूजन के बिना ही संतति का विकास हो जाता है। हम लोग जानते हैं ना कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलकर जायगोट बनाता है और तब जनन क्रिया फर्टिलाइजेशन के बाद संपन्न होती है। लेकिन कभी कभी लैंगिक जनन के स्थान पर बिना गैमेट के फ्यूजन के ही नई संतति का विकास हो जाता है, तो इसे असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। जरूर समझ रहे होंगे आप लोग। लैंगिक जनन के जगह कौन हावी हो गया? अलैंगिक जनन।
और इससे नई संतति का विकास हो जाता है। विंकलर के अनुसार, विंकलर साहब एक हैं बायोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा है लैंगिक जनन की एक ऐसी विधि, लैंगिक जनन की एक ऐसी विधि जिसके द्वारा अर्धसूत्रण या युग्मक संलयन ना हो, एपोमिक्सिस कहलाता है। यानी युग्मक संलयन ना हो तो एक एपोमिक्सिस है। किसमें? जो जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे वो जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जगह पर उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन संपन्न हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के विकसित स्पेसीज को एपोमिक्टिक कहा जाता है। और किन्हीं को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और यह है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। रोगों की चिकित्सा के लिए उसकी पहचान के लक्षण एवं रोगों की प्रकृति को समझना जरूरी होता है। कोई भी रोगी आया तो उसके ट्रीटमेंट के लिए रोग के लक्षण के आधार पर उसको हम पहचानते हैं, फिर उसकी जांच करते हैं। आजकल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, ये तो पढ़ा चुका हूं मैं पूछूंगा आपसे पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएंगे? चलिए अनम्यूट होकर के बताइए जल्दी से। पीसीआर मैं पढ़ा चुका हूं पूरा। व्हाट इज पीसीआर? कोई? सब लोग खाली फुल फॉर्म पूछते रहते हैं, जो रियल फुल फॉर्म है वो साफ हो गया। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हाँ, कितना देरी निकाला, गुड, अच्छा निकाला। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आजकल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पीसीआर और एलिसा टेस्ट आदि तकनीक से रोगों की प्रारंभिक पहचान आसानी से हो जाती है। इसी को आणविक निदान या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहते हैं। हाथ देख करके ठीक है जी, बुखार है, खांसी हो रही है, ये सब तो सामान्य डायग्नोसिस है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से किया जाता है और इसके लिए पीसीआर, एलिसा टेस्ट आदि तकनीक अपनाकर रोग की प्रारंभिक पहचान कर ली जाती है। इसी को आणविक निदान कहा जाता है। इसमें कुछ पूछना है तो? क्या पूछे? एक आदमी पूछिए पहले। अनम्यूट करके पूछिए। अनम्यूट करके एक आदमी पहले बोलिए जो प्रॉब्लम है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है तो पूछ सकते हैं पूरे में। पुराने सवाल